मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। एक कहावत है कि एक शख्स को दरिया में तैरता हुआ कंबल नजर आया, उसने दरिया में जंप लगा दिया ताकि कंबल को उठा ले। लेकिन जब उसने कंबल को, काले रंग का कंबल था, जब उसने कंबल को पकड़ा तो पता चला कि असल में वो कंबल नहीं था, एक रीछ था। तो रीछ ने उसको काबू कर लिया। अब उसका दोस्त जो दरिया से बाहर था, उसने उसे कहा कि क्या मसला है, तुम बाहर दरिया से बाहर क्यों नहीं निकल रहे, कोई मसला है तो कंबल को छोड़ के आ जाओ। उसने कहा कि मैं तो कंबल को छोड़ता हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। तो ये जो ईरान है, ये अमेरिका और इसराइल के लिए ऐसा ही एक कंबल बन चुका है, जिसको ये दोनों छोड़ना भी चाहें तो मगर वो इनको छोड़ने को तैयार नहीं है। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट आपसे मुखातिब हूं, और आज जो मेरा लेक्चर है, आमतौर पर मेरे कानूनी लेक्चर्स होते हैं, लेकिन ये जो जंग शुरू हुई है, जो अमेरिका और इसराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर, तो इसके बारे में मेरे काफ़ी व्यूअर्स मुझे चाहते थे कि मैं अपनी राय का इजहार भी करूं। तो आज के मेरे इस लेक्चर में आप जान सकेंगे कि खामनाई की शहादत के बाद ईरान का क्या मुस्तकबिल है, और इस जंग के ईरान की तरफ से मनफी पहलू क्या हैं और मस्बत पहलू क्या हैं। और जो कहा जाता है कि अब अगला नंबर जो है, इसके बाद नंबर पाकिस्तान का जो है, इसराइल का टारगेट पाकिस्तान होगा। क्या पाकिस्तान इसराइल का टारगेट हो सकता है या नहीं हो सकता? तो ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, और खलीजी ममालिक जो हैं वो कहाँ खड़े हैं और इस जंग का जो असर है उन पर क्या होगा। तो ये सब चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती रहें। अच्छा, ये जो मामला हुआ क्या, ये असल में अमेरिका जिस स्पीड के साथ कई सालों से जो ये अमेरिका जो इसराइल के कहने पर जो कई जो मुसलमान मुल्क इन्होंने बारी बारी ख़त्म किए, उसमें लीबिया आपके सामने है, इराक है, शाम है, फ़लस्तीन है। तो ये तमाम ममालिक जो थे, कभी ताकतवर ममालिक थे, इनके सरबराहान कभी ताकतवर होते थे, लेकिन इनको इन जो अमेरिका ने ख़ास तौर पर, इसराइल ने दूसरे यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर आहिस्ता आहिस्ता तबाही से दोचार किया, इनकी लीडरशिप को ख़त्म किया झूठे इल्ज़ाम लगाकर। और फिर उसके बाद जब इनके लीडर मार दिए गए तो फिर उन्हीं ममालिक में खाना जंगी शुरू हुई, जो आज तक ये मुल्क जो है तबाही की सूरत हाल जो है वो देख रहे हैं। इसी तरह ईरान भी इनका टारगेट था, लेकिन ईरान एक मजबूत मुल्क है, गो के उस पर कई सालों से पाबंदियां लगी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद एक तो बहादुर कौम है, दूसरा जो है उनकी एक प्रॉपर जो एक जंगी सलाहियत है, फौजी सलाहियत उनकी मौजूद है। तो लेकिन इनको अमेरिका, क्योंकि एक बहुत बड़ी दुनिया की सुपर पावर है, तो कुछ अर्सा पहले जब इसराइल ने अटैक किया था ईरान के ऊपर, तो तब अमेरिका ने उसका मुकम्मल साथ तो नहीं दिया था, लेकिन उनके एटमी प्लांट को तबाह करने में उसकी मदद की थी। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा धमकियां देने का सिलसिला शुरू कर रखा था। अब डोनाल्ड ट्रंप को ये मसला हुआ कि ये वेनेजुएला के सदर, आपको याद होगा कि वो अपने घर में सो रहे थे और वो अमेरिका के साथ जो है टकराव था उनका, तो उनको सोते हुए ही घर से एक ड्रामाई अंदाज में अटैक किया गया। उनको और उसकी बीवी को सोते हुए बेडरूम से उठाया गया, अगवा किया गया और उठाकर अब अमेरिका अपने मुल्क ले गया, और वहाँ वो अब मुकदमात का सामना कर रहा है। मतलब ये एक अनोखी मिसाल थी जब किसी मुल्क के सरबराह को इस तरह आराम से उठा लिया गया और उसको जनाब अपने मुल्क में ले आए। उसके बाद वेनेजुएला ने घुटने टेक दिए, और अमेरिका और उनके जो तेल के ज़खायर थे, जो कि उनकी असल ताकत थी, वो भी अब अमेरिका ने अपने कंट्रोल में ले लिए। तो लिहाजा एक अमेरिका को एक एक्ट ऐसा करके एक बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा हुआ था। अच्छा, वही सोच अमेरिका की जो थी ईरान के बारे में भी उसने बना ली कि मैं अगर एकदम इनकी लीडरशिप ख़त्म कर दूं तो उसके बाद ये भी वेनेजुएला की तरह घुटने टेक देंगे, और उसके बाद मेरी पसंद की गवर्नमेंट ईरान में भी होगी और मैं अपनी मर्जी से जो चाहूँ कर सकूँगा। दूसरी अहम बात ये थी कि मशरिक़ वस्ता या खलीजी रियासतों में जो आखिरी कांटा है अमेरिका के लिए, जो एक मुश्किल हरीफ था, वो ईरान ही है जो मुज़ाहमत कर रहा है। बाकी तो ममालिक आपके सामने बारी बारी, इराक हो, लीबिया हो, शाम हो, फ़लस्तीन हो या दीगर ममालिक हों, तो वो आपके सामने उनकी सूरत हाल है। लिबनान भी उनमें शामिल है। तो ये आखिरी रुकावट थी। तो अमेरिका ने उसी चक्कर ज़हन सोच के तहत जैसे वेनेजुएला के सदर को उठा लिया, वैसे उन्होंने कहा एकदम अगर इनकी लीडरशिप को मार दिया जाए
तो फिर वो जो है ये एकदम ईरान की जो ईरान है घुटने टेक देगा और उसके बाद उसकी पसंद गवर्नमेंट आ जाएगी और वो जो मर्जी करेगा। इसी भूल के तहत, इसी मुगालते के तहत, इसी खुशफहमी के तहत अमेरिका ने जो है एकदम अटैक किया और अटैक भी धोखे से किया। उस वक्त जो है इन अमेरिका के ईरान के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे। जो खामनाई हैं वो आमतौर पर उस वक्त ईरान को ये अंदाज़ा नहीं था कि मुज़ाकरात के दौरान भी हमला हो सकता है, इसलिए कुछ रिलैक्स भी थे वो लोग, क्योंकि धमकी तो मिल रही थी लेकिन रिलैक्स थे। लेकिन उनको याद रखना चाहिए था कि इससे पहले भी मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात के बहाने में ही, मुज़ाकरात के दौरान ही हमला किया गया था ईरान के ऊपर। आपको याद होगा जब कतर में जो हमास के लीडर थे वो मुज़ाकरात कर रहे थे तो उनके ऊपर अटैक कर दिया गया था। कतर में जो अटैक हुआ था इसराइल की तरफ से, बाद में शदीद रद्द-ए-अमल आया था कतर की तरफ से। इस तरह पहले भी ऐसे हुआ, लेकिन बहरहाल धोखे से मार दिया गया। मतलब उधर मुज़ाकरात चल रहे थे तो उन्होंने नॉर्मल सिक्योरिटी रखी हुई थी और खामनाई अपने ही दफ्तर में थे और एकदम जो अटैक किया गया और जो लीडरशिप उनकी थी उनको इतला थी कि ये तमाम लोग जो हैं वो जो खामनाई ने मीटिंग, जो उनके जो ग्रेट लीडर थे ईरान के, उन्होंने एक मीटिंग कॉल की हुई थी, तमाम जो फौजी सरबराह उसमें थे, तो लिहाजा एक ही बमबारी के तहत सबको शहीद कर दिया गया। उसके बाद लेकिन अमेरिका की ये भूल थी कि ईरान जो है वो घुटने टेक देगा और ईरान का रिस्पॉन्स जो है वो आपके सामने है कि उनकी लीडरशिप के जाने के बावजूद उन्होंने जो है अटैक किया हुआ है और अटैक ऐसा किया हुआ है कि इस वक्त उन्होंने अमेरिका और इसराइल की नाक में दम किया हुआ है। अच्छा, अब थोड़ा सा फ़र्क है बाकी ममालिक पे, अमेरिका और इसराइल के अटैक में और ईरान पर अटैक में। अच्छा, पहले तो ये था कि जो पहले ममालिक थे ना, अमेरिका पहले पाबंदियाँ लगा के उनको बिल्कुल ख़त्म कर देता था, उनके पल्ले कुछ नहीं होता था, तब उन पर अटैक कर देता था। जैसे इराक के साथ हुआ, कई साल पाबंदियाँ तमाम किस्म की लगी रहीं, फिर लीबिया के साथ भी वही कुछ हुआ, पाबंदियाँ लगाई गईं, इस तरह लिबनान के साथ वही कुछ हुआ। तो उसके बाद हमला करता था, फिर हमला करते वक्त नीटो वाले को साथ मिला लेता था, तो एक ही टाइम 40-50 मुल्क जो है वो इकट्ठे होकर हमला कर देते थे, जिसकी वजह से तबाह हो जाते थे। ईरान की दफ़ा सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। एक तो पाबंदियों से नुकसान तो हुआ, ईरान की जो फ़ज़ाइया नहीं है इतनी अच्छी, लेकिन ये है कि इसके बावजूद ईरान एक खुददार और बहादुर कौम है, तो उन्होंने अपना मिसाइल ही अपने इतने सारे बना के रखे होते हैं, यानी मिसाइलों पर ही काम करते रहे कई साल तक, वो वही जमा करते रहे, ड्रोन और मिसाइल दो उनकी ताकत है। अच्छा, अब उनको ये पता था कि उनके मिसाइल अमेरिका तक तो जाते नहीं हैं, तो लिहाजा अमेरिका ने भी ईरान को हिट करने के लिए ये तरीका किया हुआ था कि मशरिक़ वस्ता में जो उसके हामी ममालिक थे, सऊदीया हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, इस तरह के ममालिक जो थे, कुवैत, सब जगह उसने अपने अड्डे बना लिए थे ताकि वहाँ से ईरान पर अटैक कर सके। लेकिन ईरान को पता था कि अगर ऐसा कभी अमेरिका ने किया तो फिर वो अमरीकी अड्डों को इन्हीं ममालिक में अटैक करेगा, और उसके लिए उसने जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो ड्रोन की शक्ल में ख़ास तौर पे और मिसाइलों की शक्ल में उसने ली हुई थी। और ये तमाम जो टेक्नोलॉजी थी इसको देने में चीन की और ख़ास तौर पे रूस की मदद ईरान को शामिल थी, बल्कि डिफेंस सिस्टम भी जो ईरान ने लिया वो रूस की मदद से लिया। ज़ाहिर है रूस कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका जो है वो जीते। रूस बराह रास्त जंग में ना भी आए, लेकिन जो खुफिया तौर पर, और चीन की भी खास तौर पर खुफिया तौर पर ईरान को मदद रहेगी, क्योंकि चीन ने बहुत सा जो इन्वेस्ट भी किया हुआ है ईरान के अंदर। अच्छा, उसके बाद ये हुआ, अब मैं थोड़ा सा मनफी पहलू बताऊं ईरान का और मसलत पहलू की तरफ आते हैं। मनफी पहलू इनका यही है, कई साल पाबंदियाँ लगी रही, इनकी जो एयरफोर्स जो है ना होने के बराबर है। इन्होंने पासबान इनकलाब जो है वो एक फ़ोर्स बनाई हुई है, और पासदारान इनकलाब वो बनाई हुई है एक फ़ोर्स। उसके अलावा इनकी दीगर जो आर्मी भी है, तो आर्मी तो इनकी ठीक है, लेकिन ये जो जदीद दौर है ये आर्मी की जंग पे अक्सर आता ही नहीं है। यानी ये जंगें जो अब जदीद जो लड़ी जाती हैं, आपको याद होगा पाकिस्तान इंडिया की जंग जो हुई है मई में, उसमें दोनों तरफ से कोई फौजी किसी मुल्क में नहीं गया, एयरफोर्स की जंग हुई है। और दुनिया की तारीख की जो अहम तरीन जंग जो थी वो देखी गई, चंद घंटों की जंग थी, जिसमें कई जो है 6-7 इंडिया के त्यारे हमने मार गिराए, राफेल त्यारे जो कि जदीद तरीन त्यारे थे। तो उसमें देखा कोई फौज दूसरे मुल्क में गई ही नहीं। तो ये जो जंग होती है ना, ये आजकल है एयरफोर्स की जंग है, तो लिहाजा एयरफोर्स ईरान की ना होने के बराबर है। नतीजतन ये होता है कि अमरीकी और इसराइल के त्यारे आते हैं, बमबारी करते हैं। आपने देखा कि एक स्कूल में बमबारी की है, 185 से ज़्यादा बच्चियां शहीद कर दी गई। अच्छा, ये कहीं किसी यूरोप के मुल्क में होता ना, चाहे 10 बच्चियां ही शहीद होती तो दुनिया भर में शोर मच जाना था। तो उसका आपने देखा 185 बच्चियां शहीद की गई और
किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि मजम्मत भी कर सके अमरीकी और या इसराइल के इस एक्ट की। अच्छा, उसके अब ये नतीजा आता है कि वो आते हैं, तैयारे बमबारी करके निकल जाते हैं, ये उनको रोकने में भी नाकाम रहते हैं। ये तो इनका एक मनफी पहलू हो गया, क्योंकि इनके पास पुराने तैयारे हैं, अपग्रेड नहीं हुए और टेक्नोलॉजी जदीद नहीं ली पाबंदियों की वजह से, लिहाजा एयरफोर्स इनकी इतनी अच्छी नहीं है कि ये उसमें कुछ कर सके। और इसलिए असल मसला ईरान को यहाँ पे आया। लेकिन ईरान को अपनी कमज़ोरी का पता था, इसलिए उन्होंने जो ऐसे मिसाइल बना के रखे मुख्तलिफ किस्म के, ऐसे ड्रोन बनाए जो जितने भी खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डे हैं वहाँ पर अटैक कर सकें, जो इसराइल में डायरेक्ट अटैक कर सकें। और फिर जो इसराइल का एक आयरन डोम सिस्टम है, जो दुनिया का बड़ा मजबूत तरीन माना जाता था, महफूज तरीन माना जाता था, जिसमें कई लेयर्स थी तैयारों इसको मिसाइल वगैरह को रोकने के लिए, लेकिन वो भी ईरान ने मुख्तलिफ किस्म के जो मिसाइल बनाए जदीद टेक्नोलॉजी से, उनको मद्देनजर रखते हुए वो भी नाकाम नजर आते हैं। क्योंकि वो एक तो इसके मिसाइल ऐसे हैं, कुछ हैं कि जिसमें एक ही मिसाइल से कई मिसाइल भैया कर निकलते हैं। तो वो जो आयरन डोम सिस्टम है, उसने जो मिसाइल को रोकना होता है, जब एक ही टाइम पे 40-50 किस्म के मिसाइल निकलेंगे मुख्तलिफ छोटे छोटे, तो उनको सबको रोकना नामुमकिन हो जाता है। इसी तरह जो उसके ड्रोन है वो भी जदीद तरीन है, जो रशिया और चाइना की हेल्प से उसने बनाए हैं, वो भी अटैक कर रहे हैं। और इस वक्त दोनों ममालिक जो अमेरिका और इसराइल, उनकी जगहसाई हो रही है। इसराइल में जितनी तबाही मची है, इसराइल के जो लोग हैं वो बता भी नहीं, मतलब इसराइल ने वीडियो तस्वीरें जारी करने से मना किया हुआ है, जो वहाँ इन्होंने तबाही मचाई हुई है। अमेरिका जो अड्डे हैं वो बंद कर दिए गए हैं। फिर ख़ास तौर पे मैं सऊदीया की बात करूँ तो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का आपको पता है मुआहदा था। तो उस मुआहदे के तहत जो सऊदी अरब ने पाकिस्तान से कहा कि हम पर जो अटैक हो रहा है सऊदी अरब में अमरीकी अड्डों पर, पाकिस्तान हेल्प करे, तो पाकिस्तान से कहा कि आपकी हेल्प तो हम तब करें ना कि क्योंकि जो आपके यहाँ जो अड्डे बने हुए हैं अमरीकी, वो उसकी वजह से ईरान पर जब अटैक होगा तो ईरान ने अटैक उसके जवाब में करना है। तो आप श्योरिटी दें कि आपके मुल्क से जो अड्डे बने हुए हैं अमरीकी, वहाँ से ईरान पर अटैक नहीं होगा, तो इधर से हम ईरान से बात कर लेते हैं। तो सऊदी अरब ने जमानत दे दी कि सऊदी अरब से अब कोई जो ईरान के ऊपर अटैक नहीं होगा, जिसका ईरान ने शुक्रिया भी अदा किया, और इसलिए ईरान भी अब सऊदी अरब पर कोई अटैक नहीं करेगा। इसमें पाकिस्तान ने रोल अदा किया। आप इन ममालिक, जो दीगर ममालिक खलीजी ममालिक, आप देखें कि उन्होंने जो खामनाई की शहादत हुई है, जो बच्चियां शहीद हुई हैं, मजम्मती बयान तक देना नहीं गवारा किया। मतलब पाकिस्तान के बारे में हम कहते हैं ना कि जी इनकी पॉलिसी ठीक नहीं होती, गोल मोल पॉलिसी रखते हैं। पाकिस्तान ने इसके बावजूद खुलकर जो है हमलों की मजम्मत की, बच्चों की शहादतों की जो शहादतें हुई हैं उसकी मजम्मत की, और पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की भी मजम्मत की है। बाकी ममालिक को आप देख लें, उसमें सऊदीया, कतर या बहरीन या दीगर ममालिक हैं, वो मजम्मत तक नहीं कर सके। मतलब आप ये देखें, और अड्डे उन्होंने बना के अपने ही मुल्क में अमेरिका को दे दिए थे, और समझे थे कि हम शायद महफूज हो गए हैं, अब हमारी हिफाजत अमेरिका करेगा। लेकिन आपने देखा अमेरिका वो अपने अड्डे ही बंद करता जा रहा है। जब अटैक उनके ऊपर इतना ज़्यादा हो रहा है तो अपने शहरियों को निकलने की हिदायत कर रहा है। आपने ये भी देखा। तो एक लिहाज से ये अच्छी चीज़ हो रही है कि इन जो ममालिक हैं, जिन्होंने सारी जो पैसा लगाया बिल्डिंग्स बनाने पर, बुर्ज खलीफा बना लिया या फलां चीज़ें, बड़े इन्होंने खूबसूरत एयरपोर्ट बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन सिक्योरिटी पे कोई तवज्जो नहीं दी। उनको भी अच्छा हो गया कि आज नज़र आ गया कि असल चीज़ सिक्योरिटी होती है, जिस पर उन्होंने तवज्जो नहीं दी और अमेरिका पे जो डिपेंड किया उन्होंने गलत किया। आज अमेरिका अपने ही अड्डों की हिफाजत करने में नाकाम नजर आता है, और जो उसके अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है, क्योंकि ईरान के जो मिसाइल प्रोग्राम है या जो ड्रोन है वो इंतहाई सस्ते हैं। उनको जब रोकता है जो सिस्टम अमेरिका का, वो उनसे 10-20 गुना ज़्यादा कीमती सिस्टम है, जो 10-20 गुना ज़्यादा पैसा खर्च होता है जब कोई एक मिसाइल को रोका जाता है। यानी ये ऐसा समझ लें कि अगर मिसाइल 100 रुपये का है, तो अमेरिका या इसराइल को जब उसको रोकना पड़ता है अपने आयरन डोम सिस्टम के तहत या दीगर जो जदीद सिस्टम के तहत, तो उस 100 वाले मिसाइल को रोकने पर अमेरिका का 2000 का खर्चा आ जाता है, या इसराइल का 2000 का खर्चा आ जाता है। फिर इस बार जो दीगर ममालिक हैं, इसमें जो अमेरिका के साथी होते थे, उसमें बरतानिया भी है, स्पेन भी है, या कनाडा वगैरह दीगर ममालिक हैं, उन्होंने भी अमेरिका का साथ इस मामले में देने से इनकार कर दिया। उन्होंने भी कहा कि आपने गलत जंग शुरू की है, ये जंग नहीं होनी चाहिए थी। फिर अमेरिका की जो असल गलती है, वो ईरान की हिस्ट्री नहीं जानता। मतलब ईरानी जो कौम है ना, ये कोई वेनेजुएला के सदर वाला साहब नहीं था यहाँ पे, ये एक बहादुर कौम है। और ये आपने देखा कि इनकी लीडरशिप को एक नहीं दोबारा फिर लीडरशिप जो थी उन पर भी अटैक किया कर ख़त्म किया गया।
उसके भी जो इसके बावजूद ये भरपूर अटैक कर रहे हैं और अपना डिफेंस कर रहे हैं। और अभी ये कहा जा रहा है कि अभी ईरान ने अपनी असल ताकत से अटैक किया ही नहीं है, जो उसके पास इससे भी जदीद ड्रोन और मिसाइल मौजूद है। अब इंडिया की तरफ आते हैं। इंडिया भी एक बुरी तरह अपने ही मुल्क में फंस चुका है, नरेंद्र मोदी साहब खास तौर पे, क्योंकि ईरान ने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात बनाकर रखे। हत्ता कि ईरान ने पाकिस्तान पर भी इंडिया को फोकस दी उसके साथ तल्लुकात बनाने में। लेकिन आपने देखा कि जो पिछले दिनों जब इस जंग से पहले जब ईरान पर हमला हुआ, इसराइल हमला किया, तो इंडिया ने इसराइल की कोई मजम्मत नहीं की थी, ना ही अफसोस का इजहार किया था। अब भी जब ईरान पर हमला हुआ तो उससे पहले नरेंद्र मोदी साहब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से जाकर उनसे जाके मुलाकातें इन्होंने की हैं। फिर सबसे बड़ी बात जो हुई है, अच्छा, उसके बाद जब अटैक हुआ, खामनाई की शहादत हुई है, अब इंडिया की तरफ से कोई मजम्मती बयान तक नहीं आया। मतलब ईरान के भी आंखें खुलनी चाहिए अब कि वो जिस मुल्क को पाकिस्तान पर अहमियत देता था उसकी क्या सूरत हाल है। फिर अभी एक और जो वाक़या हुआ कि जिस बहरी जहाज़ को ईरान के को निशाना बनाया गया बहरे हिंद में, वो बहरी जहाज़ जो था वो असल में अमेरिका वो बहरी जहाज़ जो था वो इंडिया के लिए ही गया था। इंडिया का कोई प्रोग्राम था जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के बहरी जहाज़ आए थे और वो उसी इंडिया के उस प्रोग्राम में शिरकत करके वापस आ रहा था जब उस पर अटैक किया गया। यानी ख़ास तौर पर वो इंडिया से ही वापस आ रहा था, लेकिन इसके बावजूद इंडिया ने कोई मजम्मती बयान वगैरह जारी नहीं किया, जिस पर शदीद तनकीद हो रही है मोदी पर भी, क्योंकि वो हिफाजत भी नहीं कर सका, उस जहाज़ की उसकी जिम्मेदारी बनती थी। तो ये शदीद तनकीद इस बात की हो रही है। अब अगला मुख्तसर बात ये कि अब क्या पाकिस्तान का जो कहते हैं अगला नंबर लग सकता है, वो क्या मुमकिन है? तो मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो ईरान जो पाकिस्तान से काफ़ी कमज़ोर मुल्क है, उसी ने ही अमेरिका और इसराइल को एक्सपोज कर दिया, दुनिया के सामने तबाही मचाई हुई है। तो पाकिस्तान के पास तो दो चीज़ें हैं, एक तो एटमी कुव्वत है पाकिस्तान, दूसरा पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की एयरफोर्स दुनिया की जदीद तरीन और बेहतरीन एयरफोर्स है। तो ये दो चीज़ें हैं। इतना आसान नहीं है इसराइल के लिए पाकिस्तान से जो जंग छेड़ना, बल्कि जो ईरान की जंग है इसी ने काफ़ी सबक दे देना है इस बार अमेरिका और इसराइल को, जो सबक मिल भी रहा है और उन्होंने सबक दे भी देना है। और पाकिस्तान तो खैर पाकिस्तान, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान को इंडिया को पाकिस्तान दुआ दे कि अगर इंडिया हमारे हमसाये में ना होता, हम कभी जो एटमी कुव्वत ना बनते। हमने एटमी जो बम बनाया ना, एटम बम, वो ईरान के लिए नहीं बनाया था, अफगानिस्तान के लिए नहीं बनाया या बांग्लादेश के लिए नहीं बनाया, हमने इंडिया की वजह से बनाया था। क्योंकि इंडिया की एटमी कुव्वत बना, क्योंकि ये एक मुसलमा असूल है कि जितना अगर आपकी सोच मस्बत है तो जितना फ़ायदा आपके दुश्मन करते हैं उतना आपके दोस्त भी जो है वो नहीं कर सकते। तो मैं तो लिहाजा ये कहना कि पाकिस्तान अगला नंबर है, तो इसराइल को पाकिस्तान से पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। और अभी तो वो यहीं फंस गया है, और जो दिन गुजर रहे हैं अमेरिका और इसराइल जो है वो शदीद मसाइल का शिकार नज़र आ रहे हैं। और ख़ास तौर पे जंग पर जो खर्चा अमरीकी हो रहा है वो अरबों डॉलर का इसराइल का और अमरीकी खर्चा हो रहा है, और दीगर ममालिक भी उसकी हिमायत नहीं कर रहे। अभी सऊदिया ने इनकार कर दिया है उसके मुल्क से ईरान पर हमला करने से, और मुझे उम्मीद है कि जो बाकी ममालिक हैं, कतर हो गया या जो बहरीन हो गया या दीगर ममालिक हैं, वो भी कुवैत वगैरह अड्डे देने से उनके अड्डों से हमला करने से इनकार कर देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि उनकी भी जंग शुरू हो जाए और उन पर भी अटैक हो। और अब खबरें ये भी आ रही हैं आखिर में कि रूस भी अब जो है इस जंग में शामिल होने जा रहा है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते हैं, इसका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।